दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 दिसंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। दोस्तों अब एटीएम से 2000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे। जी हां, रिजर्व बैंक से 2000 रुपए के नोट मिलने बंद हो गए हैं। बैंक भी एटीएम मशीन से 2000 रुपए के नोट वाले कैलिबर निकाले गए हैं। जी हां, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत कर दी है। सेंट्रल बैंक अपने 58 एटीएम मशीन से कैलिबर निकाल चुका है। अन्य बैंकों का भी कहना है कि अब एटीएम में सिर्फ 100, 200 और 500 रुपए के नोट ही लोड किए जा रहे हैं। जी हां, सेंट्रल बैंक के मंडल प्रमुख एलबी झा कहते हैं कि कई महीनों से आरबीआई से 2000 रुपए के नोट नहीं मिले हैं। जहां बाजार से भी शाखाओं में 2000 रुपए के नोट बहुत कम आ रहे हैं। ऐसी भी सूचना आ रही है कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी है। जी हां, 2000 रुपए के नोट के संकट को देखते हुए परिक्षेत्र के 58 एटीएम मशीन से 2000 रुपए के नोट की कैलिबर हटा दिए हैं और उसमें से 500 रुपए के लगाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक नोट एटीएम में लोड किए जा सके। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए 3 कृषि नए कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 8वें दिन भी जारी है। जी हां, शोर शराबा जारी है, जबकि केंद्र सरकार ने किसानों से बातचीत करने के लिए उनकी शर्त मान ली है, लेकिन अभी भी किसानों को संयम लगा हुआ है। दरअसल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और मंडी के मुद्दे सरकार पर विश्वास नहीं है, इसीलिए किसान इस मसलों पर सरकार की कही हुई बात को लिखित में चाहते हैं। जी हां, उन्हें सरकार से उनके कहे हुए शब्दों को लेकर गारंटी चाहिए। किसानों को डर है कि सरकार नए कानून की आड़ में एमएसपी को धीरे धीरे खत्म कर देगी। इस कारण एमएसपी हमेशा बनाए रखने के लिए किसान इस बात को शामिल करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे तो क्राइम कंट्रोल के कई दावे करते हैं, लेकिन बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, आंकड़ों के अनुसार बिहार के 15 जिलों में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। बाकी के 25 जिलों के मुकाबले इन्हीं 15 जिलों में अपराधियों का तांडव सबसे ज्यादा जारी है। जी हां, एससीआरबी की वेबसाइट पर जारी आंकड़ों के मुताबिक इन 15 जिलों में सीवान, मुजफ्फरपुर, वैशाली, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। सरकार ने दहेज प्रथा के लिए भी कई सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन दहेज प्रथा के लिए हो रहे घटनाओं की संख्या में भी इजाफा हुआ है। जी हां, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना समेत तो कुल 17 जिले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां सबसे ज्यादा दहेज के लिए घटनाएं हुई है। 2018 में जहां दहेज के लिए 1107 घटनाएं दर्ज की गई है, वहीं 2019 में यह संख्या बढ़कर 1120 हो गई है। एसिड अटैक के राज्य में जितनी भी घटनाएं दर्ज की गई है, उनमें सबसे ज्यादा घटनाएं पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कैमूर, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार से सामने आई है। जहां वही अपहरण के ज्यादातर मामले सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली, पटना, रोहतास, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, भागलपुर समेत 15 जिले में हुई है। दोस्तों लगातार लोगों की जान ले रहे कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया की नजरें अब अलग अलग दवा कंपनियों पर टिकी हुई है। जी हां, वहीं अब लोगों का यह इंतजार खत्म होने के कगार पर आ चुका है। दरअसल ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। जी हां, ब्रिटेन की वैक्सीन के टीके को मंजूरी देने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है। यह वैक्सीन संक्रमण को रोकने में 95% से अधिक प्रभावी पाई गई है। नए कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली से चंडीगढ़ तक हंगामा जारी है। जहां कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चौतरफा डटे किसानों के समर्थन में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के आवास का घेराव करने पहुंचे पंजाब यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को काबू करने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी हां, इस बीच दिल्ली में कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार को एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की उपस्थिति में बैठक का दौर जारी है। सरकार किसानों को मनाने के लिए लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। जी हां, लेकिन किसान किसी भी सूरत में झुकने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। जी हां, इससे पहले कल भी केंद्रीय मंत्रियों ने सरकार बैठक के बाद किसानों के साथ चर्चा करके इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की थी। हालांकि किसानों के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही थी। जी हां, और एक बार फिर से इस मुद्दे पर 3 दिसंबर यानी कि आज किसान और सरकार के बीच चौथे दौर की वार्ता होगी।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पर्चा भर दिया है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई आला नेता मौके पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपनी पार्टी के नेतृत्व में मोदी देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। जो आपको बता दें कि राज्यसभा की यह सीट लोजपा संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के दुनिया से चले जाने से खाली हुई थी। 3 दिसंबर तक यानी कि आज तक राज्यसभा के लिए नामांकन की अंतिम तिथि है। जो 4 दिसंबर को यानी कि कल पत्रों की समीक्षा होगी। जो 9 दिसंबर को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है। 14 दिसंबर को चुनाव और मतगणना होगी। बिहार में एक और विपक्षी दल विधानसभा चुनाव 2020 में ईवीएम और मतगणना की प्रक्रिया पर संदेह जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार बिहार में ईवीएम के जरिए पंचायत चुनाव 2021 कराने पर विचार कर रही है। जी हां, बिहार में अगले साल मार्च के बाद पंचायत चुनाव होने हैं। हाल ही में एसईसी ने भी पंचायती राज विभाग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि ईवीएम से चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मतगणना में धांधली की भी जांच हो सकेगी। जहां यदि ईवीएम के माध्यम से पंचायत चुनाव आयोजित होता है तो त्रिस्तरीय ग्रामीण स्थानीय निकायों में 2,58,000 पदों को भरने के लिए यही पहला इलेक्ट्रॉनिक मतदान का प्रयोग होगा। जी हां, प्रदेश में ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने की अनुमति लागत 392 करोड़ रुपए होगी, जो 2016 में पंचायत चुनाव में किए गए खर्च की तुलना में 142 करोड़ रुपए अधिक होगी। नए कृषि कानून के खिलाफ राजधानी की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन और तेज होगा। केंद्र सरकार के साथ बातचीत फेल होने के बाद नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने कहा है कि उनका आंदोलन और भी तेज होगा। आंदोलनों को और तेज करने के लिए पंजाब हरियाणा से और अधिक किसानों का जत्था दिल्ली आएंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से भी किसान आंदोलन में शामिल होने जा सकते हैं। सरकार से बातचीत फेल होने के बाद ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा कि जब मांगे नहीं मानी जाती है तब आंदोलन जारी रहेगा। जो उन्होंने कहा है कि 3 दिसंबर यानी कि आज सरकार के साथ हमारी बातचीत होगी और उम्मीद करते हैं कि इसमें सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने पर कानूनों को वापस लेगी। आशुतोष ने कहा कि तब तक किसानों का आंदोलन न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि और तेज होगा। जहां उन्होंने कहा है कि हरियाणा पंजाब से काफी संख्या में किसानों का जत्था दिल्ली की ओर आएंगे और आंदोलन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। बिहार के गांव में ग्रामीणों को अब नहीं देना होगा होल्डिंग टैक्स। जी हां, बिहार के गांव में ग्रामीणों को अब होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा। ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त करने को लेकर उन्हें टैक्स वसूली का अधिकार दिए जाने को लेकर बन रही नियमावली से गांवों में होल्डिंग टैक्स लेने का प्रावधान हटा लिया गया है। पहले के नियम के रूप में गांवों के पक्के मकानों से होल्डिंग टैक्स के रूप में मामूली सी राशि यानी कि 50 पैसे से 1 रुपए लिए जाने का प्रावधान किया गया था। दोस्तों, बिहार के निजी लैब में भी अन्य राज्यों की तरह ही कोरोना महामारी की आरटीपीसीआर जांच 800 रुपए में होगी। जहां स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बिहार में कोरोना संक्रमण की बढ़ते प्रसार को देखते हुए कुछ माह पहले निजी लैब में आरटीपीसीआर जांच की दर निर्धारित करने का आदेश किया था। इसके अनुसार निजी लैब में आरटीपीसीआर जांच 1500 रुपए की दर से कराने की अनुमति दी गई थी। जहां अन्य राज्यों में निर्धारित शुल्क में कमी को देखते हुए अब बिहार में भी 800 रुपए प्रति जांच संशोधित दर निर्धारित की गई है। दोस्तों, आईसीएमआर और भारत बायोटेक द्वारा तैयार कोरोना वैक्सीन के 2 चरणों की सफलता के बाद तीसरे चरण का प्रशिक्षण पटना एम्स में आज होगा। जी हां, डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि 2 चरणों में 90 वॉलंटियर्स पर कोरोना वैक्सीन का प्रशिक्षण किया जा चुका है। जी हां, अब तक किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं पाया गया है। आईसीएमआर ने तीसरे चरण के प्रशिक्षण की अनुमति दी है। जी हां, तीसरे चरण में पटना एम्स में 1000 वॉलंटियर्स पर कोरोना वैक्सीन प्रशिक्षण का लक्ष्य है। पहला डोज से दूसरा डोज का अंतराल 28 दिन का होगा। जी 18 से 55 वर्ष तक के लोगों पर प्रशिक्षण किया जाएगा। बिहार पुलिस सेवा के 6 अफसरों के भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त का रास्ता साफ हो गया है। जहां प्रोन्नति द्वारा होने वाली इस नियुक्ति के लिए गृह मंत्रालय ने मंगलवार को चयन सूची जारी कर दी है। जहां इसमें 8 अफसरों के नाम हैं, पर 2 को औपबंधिक रूप में इस सूची में रखा गया है। जहां इन दोनों अफसरों को छोड़कर बाकी के 6 अधिकारियों की प्रोन्नति की अधिसूचना जल्द जारी होने की संभावना है। पुलिस अफसरों में राज्यपाल के एडीसी राकेश कुमार दुबे भी हैं। जहां इसके अलावा संजय भारती, चंद्रशेखर प्रसाद विद्यार्थी एएसपी पटना, हरिमोहन शुक्ल
शुक्ला एएसपी कटिहार, शीला ईरानी अपर आयुक्त पटना नगर निगम और बलराम चौधरी एएसपी सहरसा का आईपीएस बनना तय है। जहां प्रोन्नति के बाद इन अधिकारियों को वर्ष 2013 बैच मिलने की संभावना है। बैच का आवंटन प्रोन्नति के बाद होता है। नए कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस आक्रामक है। जहां पार्टी तीनों कृषि कानूनों का शुरुआती से विरोध कर रहे हैं। जहां पर किसान आंदोलन ने कांग्रेस के रुख को और आक्रामक बना दिया है। जहां केंद्र सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को कांग्रेस अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक उम्मीद की किरण के तौर पर देख रही है। हालांकि पार्टी को इससे बहुत ज्यादा सियासी फायदे की उम्मीद नहीं है। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। जहां पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से सत्य और असत्य की इस लड़ाई में किसान का साथ देने की अपील कर चुके हैं। जहां पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन का थोड़ा बहुत लाभ पंजाब और हरियाणा में मिल सकता है। जहां पर इन दोनों राज्यों में चुनाव अभी बहुत दूर है। इस आंदोलन में कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण दिख रही है। आपको यह भी बता दूं कि यूपीए 2 यानी कि कांग्रेस के सरकार के दौरान हुए अन्ना आंदोलन के बाद यह पहला आंदोलन है जिसे पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। जहां पार्टी नेता मानते हैं कि यह एक अच्छा संकेत है। इससे केंद्र सरकार का यह भ्रम टूट रहा है कि उनके सभी फैसले सही हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सरकार कोई और गलती करती है तो विरोध के स्वर तेज होंगे। जहां सीएए को लेकर भी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, पर उसका असर बहुत व्यापक नहीं था। दोस्तों, सूर्य ग्रहण दिसंबर महीने के मध्य में लगने जा रहा है। जहां पंचांग के अनुसार 14 दिसंबर को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण 14 दिसंबर 2020 को लग रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में शाम को 7:03 से शुरू होगा। जहां सूर्य ग्रहण की समाप्ति 14 दिसंबर को मध्य रात्रि उपरांत यानी कि 15 दिसंबर 2020 के 12:23 तक रहेगी। साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 को लगा था। वर्ष 2020 में 6 ग्रहण लगने हैं। जी हाँ, 30 नवंबर को चंद्र ग्रहण लग चुका है। इस वर्ष 4 चांद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण हैं। यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, साउथ अफ्रीका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। 14-15 दिसंबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण खंड ग्रह सूर्य ग्रहण को होगा। यह भारत में भी दिखेगा। बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के कई जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोली जाएगी। इन ट्रेनिंग स्कूलों में नौसिखिया चालकों को कुशल वाहन चालक का प्रशिक्षण मिलेगा। खबर के मुताबिक मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। छोटे जिलों को C श्रेणी में, मध्य जिलों को B श्रेणी में और बड़े जिलों को A श्रेणी में रखा गया है। इन जिलों में करीब 61 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। इन स्कूलों से आप वाहन चलाने की ट्रेनिंग ले सकते हैं। बिहार के जहानाबाद, कैमूर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, गोपालगंज, कटिहार, खगड़िया, अररिया, अरवल, बांका, बक्सर, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, सहरसा, शेखपुरा जिले में एक ड्राइविंग स्कूल खोले जाएंगे। वहीं बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, बेगूसराय, गोपालगंज, मधुबनी, मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, सीवान, समस्तीपुर जिले में 2 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। बिहार के पटना, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जिले में 3 ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे। बिहार में नौकरी कर रहे कर्मचारियों पर नीतीश सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जहां मिली जानकारी के मुताबिक राज्य के वैसे अफसर और कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, सरकार ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट तैयार कर रही है। खबर के अनुसार सरकार ने एजेंसियों, निगरानी ब्यूरो, विशेष आर्थिक इकाई और आर्थिक अपराध इकाई को आदेश दिए हैं कि ऐसे कर्मचारियों और पदाधिकारियों की पहचान करके उस पर कार्रवाई करें जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। सरकारी आदेश के बाद ये एजेंसियां अलर्ट हो गई है और राज्य के सभी विभागों पर नजर बनाए हुए हैं। जी साथ ही साथ भ्रष्ट लोक सेवकों की पहचान करके लिस्ट तैयार कर रही है। बहुत जल्द ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त करने का काम शुरू भी हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने इन एजेंसियों को आदेश दिए है कि वैसे अफसर या फिर कर्मचारी जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है, उनकी सभी अवैध संपत्ति जब्त की जाए। साथ ही साथ ऐसे कर्मचारियों पर कानूनी भी कार्रवाई की जाए। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में नियोजित शिक्षक भी अब स्कूलों के हेडमास्टर बन सकते हैं। जी हां, इसको लेकर बहुत जल्द फैसला किया जा सकता है। खबर के मुताबिक इसको लेकर शीर्ष विभागीय अफसर उच्च स्तरीय मंथन कर रहे हैं। बहुत जल्द इसको लेकर सूचना जारी किया जाएगा और बिहार में नियोजित शिक्षकों को हेडमास्टर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले नियोजित शिक्षकों को लेकर किए गए जारी के नए नियमावली में बिहार सरकार ने कई प्रावधान किया था। जी आपको बता दें कि
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष एक विभागीय उच्च समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद राज्य में हेडमास्टर के जितने भी पद खाली हैं उन सभी पदों को भरा जाएगा। जी इन पदों पर नियोजित शिक्षक भी अप्लाई कर सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए सचिवालय में उच्च अधिकारियों की विशेष मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में यह फैसला लिया जा सकता है। जी आपको बता दें कि बिहार के 22,000 स्कूलों में हेडमास्टर की सीट खाली है। दोस्तों बिहार के नालंदा जिले से प्रेम प्रसंग से जुड़ी एक खबर सामने आई है, जहां प्रेमी की शादी से नाराज एक प्रेमिका ने नई नवेली दुल्हन पर हमला करके उसकी बुरी हालत कर दी है। जी हां, दरअसल नई नवेली दुल्हन जब कमरे में सो रही थी तभी प्रेमिका घर में घुसकर नई नवेली दुल्हन का बाल काटकर आंखों में फेविक्विक डालकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन के शोर मचाने पर परिजनों ने प्रेमिका को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद प्रेमिका को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जी हां, यह घटना नालंदा जिला के बागन बिहुगा थाना क्षेत्र के मोरा तालाब गांव की है। इस घटना के बाद दुल्हन को इलाज के लिए हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के चुनाव के ठीक पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की फोन से बिहार की सियासत में मचे बवाल को लेकर एक अहम बात सामने आई है। जी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के फोन कॉल वाले टेप की जांच अब हैदराबाद के लैब में होगी। लालू प्रसाद यादव पर लगा आरोप था कि उन्होंने भाजपा के विधायक को फोन करके उन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के दौरान विधायक को अनुपस्थित रहने पर दबाव बनाया जा रहा था और इस फोन का रिकॉर्ड कर लिया गया था। जी अब हैदराबाद के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब में इस फोन कॉल की जांच की प्रक्रिया शुरू होगी। दोस्तों बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब तक कई बार सवाल खड़े हुए हैं। इसी बीच एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। जी दरअसल खबर है कि बिहार के शिवहर जिले की जहां अस्पताल का उद्घाटन कभी सीएम नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था, लेकिन अब नौबत यह है कि उस अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं आते हैं। जानकारी के मुताबिक ये अस्पताल बिहार के सबसे बड़े अधिकारी के गाँव में है। जहाँ बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार का गाँव शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड के कमरोली में है, जहाँ वर्ष 2012 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। कई मानों में देखा जाए तो यह अस्पताल दूसरे अस्पतालों की तुलना में अलग रसूख रखता है, लेकिन हालात से मजबूर और अधिकारियों की कमी के कारण इस अस्पताल को देखने वाला कोई भी नहीं है। इस अस्पताल की दयनीय स्थिति के कारण और चिकित्सक की अनुपस्थिति के कारण गांव के कई लोगों को स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पा रही है। इस अस्पताल में डॉक्टरों के आने का कोई भी निर्धारित समय नहीं है। दोस्तों बिहार की सड़कों पर अब इसी महीने से 70 नए लग्जरी और डिलक्स बसें दौड़ेगी। जहां यह सुविधा राजधानी पटना समेत अन्य जिलों में भी होगी। वही खबर यह भी है कि जनवरी महीने से 20 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी उपलब्ध कराई जाएगी और परिवहन विभाग ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। जहां वही ये भी उम्मीद की जा रही है कि परिवहन मंत्री जल्द ही इन दोनों सुविधाओं को हरी झंडी दिखा सकती है। इस बारे में परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि इस महीने से शुरू होने वाली 70 बसों में से 15 बसें लग्जरी हैं और 25 बसें डिलक्स जबकि 30 बसें सेमी डिलक्स हैं। दोस्तों जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है तब से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार को अपना शिकार बना रहे हैं, जहां और उन पर हमले भी कर रहे हैं। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी उन्होंने नीतीश कुमार पर निजी टिप्पणी करते हुए हमले करते हैं, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। जी आपको बता दें कि बिहार में अपराध की घटना बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर नीतीश कुमार ने एक बैठक भी की थी। जी इसी बढ़ते हुए अपराध को लेकर तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री को सवाल की घेरे में लिया है। जी तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, चंद दिन पहले ही चुनावी सभाओं में शायद आप इसी जंगल राज की कल्पना किया करते थे। बिहार में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है और अपराधियों का गुंडा राज स्थापित हो गया है। प्रतिदिन सैकड़ों लोगों की जान ली जा रही है, लेकिन जंगल राज का महाराजा चुप है। क्यों? दोस्तों दिसंबर की शुरुआत होते ही ठंड ने भी रफ्तार पकड़ने का संकेत दे दिया है। मौसम विभाग ने पहले ही कड़ाके की ठंड की भविष्यवाणी कर दी है। जब पिछले वर्ष दिसंबर महीने में ही 119 साल का रिकॉर्ड टूटा है। अब लोगों की नजर इस महीने ठंडी पर टिकी है। जी मौसम विभाग यानी कि IMD के अनुसार महीने की शुरुआत सप्ताह में उत्तर भारत के कुछ इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और आरोप लगाया है कि ये झूठ और सूट बूट की सरकार है। जी हां, उन्होंने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया है और कहा था कि किसानों की आय दुगुनी होगी लेकिन मित्रों की आय हुई चौगुनी और किसान की हो गई आधी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ये झूठ की, लूट की और सूट बूट की सरकार है। दोस्तों, सीमांचल में गुलाबी ठंड और लगन के बीच कपड़ा बाजार की रौनक में निखार आ गया है। जी हां, एक और जहां ठंड के चलते गर्म कपड़ों की मांग में इजाफा हुआ है, वहीं लगन के चलते फैंसी और परंपरागत वस्त्रों की मांग में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। सीमांचल के शहरों में कपड़ा बाजार, आउटलेट्स और मॉल में ग्राहकों की भीड़ से पड़ गए हैं। वहीं जमकर खरीदारी भी हो रही है। जी हां, यह अलग बात है कि इस बार कपड़ा बाजार महंगाई की चादर लपेटे हुए हैं। इसके बावजूद खरीदारी के उत्साह पर ना महंगाई का असर दिख रहा है और न ही कोरोना का कोई भय। यही वजह है कि कोरोना के चलते लंबे समय से मंदी झेल रहे इलाके के कपड़ा व्यवसायियों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। जी हां, सीमांचल की तमाम कपड़ा दुकानों में स्वेटर, जैकेट, गाउन, शॉल, कोट, ब्लेजर, मफलर और टोपी आदि की जमकर बिक्री हो रही है, तो कंबल, रजाई और चादर की भी बिक्री जारी है। लगन को लेकर कुर्ता पाजामा, शेरवानी, कोट, पैंट, लहंगा, साड़ी और सूट की भी बिक्री जोरों पर है। जी हां, सभी दुकान, आउटलेट्स और मॉल में भी शादी विवाह को लेकर परंपरागत और आधुनिक परिधान की बड़ी रेंज उपलब्ध है, जो आकर्षक के ऑफर के जरिए ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। जहां कहीं ग्राहकों को खरीदारी पर विशेष छूट दी जा रही है, तो कहीं खरीदारी पर आकर्षक इनाम। दोस्तों, किसानों के लिए बड़े बड़े वादा करने वाली सरकार एवं सरकारी मुलाजिम किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार को लेकर कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा बिहार में किसानों की स्थिति को देखकर सहज लगाया जा सकता है। जी हां, हाल ही में नवंबर का महीना बीत जाने के बाद भी अब तक कहीं कहीं जगह पर रबी फसल की बुआई के लिए गेहूं का अनुदान बीज प्रखंड कृषि कार्यालय के स्तर पर किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके कारण किसान बाजार से ऊंचे दाम पर बीज खरीद कर बुआई कर रहे हैं। जी हां, किसान एवं कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रबी फसल के तहत गेहूं की बुआई का सबसे सटीक समय 15 नवंबर उपयुक्त माना जाता है, परंतु नवंबर का महीना बीत चुका है और 2 दिसंबर तक प्रखंड कृषि कार्यालय के स्तर पर किसानों को अब तक अनुदानित मूल्यों पर गेहूं का बीज उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे किसानों को बाजार से मनमाने एवं ऊंचे दाम पर खाद बीज खरीद कर रबी की बुआई करने को विवश हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ विपक्ष का पूरे बिहार में आज प्रदर्शन हो रहा है। जहां राजधानी पटना समेत कई जिलों में वाम दलों के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, जो केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिहार में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की गारंटी को लेकर माले और किसान महासभा के साथ सड़क पर उतरे राजद कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जहां वहीं सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। पटना बुद्ध स्मृति पार्क के पास आयोजित सभा में कन्हैया कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर गलत आरोप लगाया जा रहा है। किसानों को कोई भड़का नहीं रहा है, वे खुद अपने हितों के लिए डटे हुए हैं। जी उन्होंने कहा है कि खुद किसान के घर से हूं, अगर किसान अनाज नहीं उगाएगा तो क्या खाएगा, क्या करेगा? अगर किसान मशरूम की खेती नहीं करेगा तो मोदी जी का गाल टमाटर की तरह लाल टूटू कैसे होगा? जी सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने बिहार के किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि यहां भी किसानों के हालात खराब हैं। किसी भी फसल की खरीद एमएसपी पर नहीं होती है। जी हाँ, किसानों की बात नहीं मानी गई तो फिर बिहार के किसान भी दिल्ली कुछ करेंगे। जी किसानों को भड़काने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कन्हैया कुमार ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी को लगता है कि सिर्फ वही बुद्धिमान है और सभी लोग मूर्ख हैं। बुनियादी आंदोलन को कमजोर करने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है। जैसे सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि किसान हमारा पेट पालते हैं, वे किसी की बातों में नहीं आ सकते। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। जी हां, गंगा नदी पर एक और पुल का निर्माण होने जा रहा है। पुल बन जाने से बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और समस्तीपुर से पटना आने जाने वाले लोगों को काफी सहूलियत होगी। आपको बता दूं कि बेगूसराय के मटिहानी सामहो के बीच बनने वाला यह पुल बिहार में गंगा पर बनने वाला 15वां पुल होगा। यह केंद्र सरकार के निर्देश पर थीम इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को पुल निर्माण का जिम्मा सौंपा गया है। बताया जा रहा है कि गंगा नदी पर बनने वाला यह पुल NH-31 और NH-80 को जोड़ेगा। पुल के बन जाने से बिहार को झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा आने जाने के लिए एक नया रास्ता उपलब्ध हो जाएगा।
दोस्तों बिहार में अगले साल मिशन 5 करोड़ चलेगा। जी हाँ, इसके तहत 2021 में राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी हाँ, इस लक्ष्य को पूरा करने का मुख्य दारोमदार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के साथ मनरेगा के तहत होने वाले पौधरोपण पर रहेगा। जीविका दीदियों की जिम्मेवारी भी बढ़ेगी। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद इसकी तैयारी शुरू हो गई है। मिशन 2 करोड़ 51 लाख की सफलता के बाद अब उससे भी बड़ा लक्ष्य पाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस साल बिहार में 2.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। जी हां, 2 करोड़ 90 लाख पौधे राज्य भर में लगाए गए हैं। राज्य सरकार ने पिछले कार्यकाल में ही जल जीवन हरियाली अभियान कार्यक्रम की शुरुआत किया था। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज फिर जारी किए गए ताजा अपडेट के अनुसार राज्य में 680 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। सबसे अधिक कोरोना के नए मरीजों की संख्या पटना जिले में है, जहां 233 नए मरीज मिले हैं। वहीं अन्य राज्य की बात करें तो बेगूसराय में 26, भागलपुर में 24, पूर्वी चंपारण में 21, गया में 12, किशनगंज में 17, लखीसराय में 16, मधुबनी में 22, मुजफ्फरपुर में 19, नालंदा में 10, पूर्णिया में 50, सहरसा में 34, सारण में 25, सीवान और वैशाली में 10, सुपौल में 12 नए मरीज मिले हैं। वहीं शिवहर में 2, समस्तीपुर में 7, मुंगेर में 8, कैमूर में 4 और बक्सर में 3 नए मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6144 हो गई है। दोस्तों कोरोना काल के बीच बिहार में सभी म्यूजियम को खोल दिया गया है। जहां बिहार म्यूजियम समेत अन्य संग्रहालय में पहले की तरह रौनक लौटने लगी है। दरअसल बिहार में पिछले 8 महीने से सभी म्यूजियम बंद किया गया था। कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन के वक्त से सभी संग्रहालय बंद किए गए थे। अब जब संग्रहालय खोल दिया गया है तो पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, लेकिन पर्यटकों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। मास्क के बिना एंट्री निषेध है, यानी कि प्रतिबंध है। सोशल डिस्टेंसिंग को मानना होगा। वहीं एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग लगाए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा कदम उठाया है। जी हां, बुधवार को पटना में बिहार संसदीय बोर्ड की बैठक के दौरान उन्होंने बिहार की प्रदेश इकाई के साथ सभी जिला कमेटियां भंग करने का ऐलान किया है। संसदीय बोर्ड की इस बैठक में बिहार प्रदेश के सभी उपाध्यक्ष, सांसद, पूर्व विधायक और लोजपा के सभी प्रवक्ता मौजूद थे। जी हां, यही नहीं, लोजपा के संसदीय बोर्ड की इस बैठक में यह फैसला भी हुआ है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अगले 2 महीने में फिर से सभी कमेटियों को गठन किया जाएगा। यही नहीं, पार्टी ने साफ कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को अगले विधानसभा चुनाव की अभी से ही तैयारियां करनी है। हालांकि चिराग पासवान ने अपनी पिछले कमेटी में युवा और अनुभवी नेताओं का सही गठजोड़ रखा था, जबकि नई कमेटी में क्या रहने वाला है यह तो फिर वक्त ही बताएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।